ईरान का एक बड़ा मास्टर प्लान सामने आया है और इस मास्टर प्लान के अंदर अगले 6 महीने के लिए ईरान अपने आप को जंग के लिए तैयार बता रहा है। ईरान के थिंक टैंकर उनकी तरफ से पूरा मास्टर प्लान सामने रखा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में इस वक्त में संसद के अंदर बवाल मचा है। अमेरिका की संसद में इस युद्ध को रोकने के लिए या युद्ध के लिए सबसे पहले आप वहां पर विपक्ष की अनुमति लेंगे, प्रस्ताव हुआ बाकायदा वहां पर पेश और बड़े ही क्लोज मार्जिन पर डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। यानी एक तरीके से आप ये समझिए कि चाहे देश में हो चाहे बाहर हो, डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा वार उन पर हो रहे हैं। बड़ा संकट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है और डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन सामने है। अगर इस युद्ध में वाकई अमेरिका की बड़ी फजीयत हुई तो मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की हार भी तय मानी जा रही है। स्पेन ने साफ कह दिया है कि हम इस युद्ध में अमेरिका के साथ में नहीं हैं। युद्ध के लिए उन्होंने नो सीधे तौर पर मना कर दिया है। जर्मनी को छोड़ करके बाकी कोई और मुल्क है नहीं जो अमेरिका के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर के अमेरिका और इजराइल और खाड़ी देशों की एक मजबूरी है, सीधे तौर पर वो भी नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में ये जंग अगर लंबी चली तो फिर क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के कि ये जंग अगर लंबी चलती है तो इसको लेकर के ईरान के पास में क्या प्लान है, इस पर एक विस्तार से रिपोर्ट निकल करके सामने आई है जिसमें हामिद रेजा है जो कि ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेटिक हाउस के डायरेक्टर हैं और इनकी तरफ से बहुत विस्तार से हर चीज का जवाब दिया गया है। मिसाइलों को लेकर के जवाब दिया है कि अभी हम कौन सी मिसाइलें मार रहे हैं, कौन सी मिसाइलें हमारे पास में बाकी है। रडार सिस्टम को लेकर के, डिफेंस सिस्टम को लेकर के, भारत को लेकर के, इजराइल को लेकर के और अरब देशों को लेकर के हर सवाल का जवाब जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में उनके लिए बड़ी मुसीबत है। क्यों मुसीबत है? क्योंकि वहां की विपक्ष ने वहां की संसद के अंदर एक प्रस्ताव पेश किया और कहा कि आप इस युद्ध को रोकिए या फिर कम से कम इस युद्ध में क्या कुछ आप करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए। और इसको लेकर के बाकायदा वहां पर एक प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और वोटिंग में जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस प्रस्ताव में 53 वो ट्रंप के फेवर में गए हैं और 47 ट्रंप के अगेंस्ट गए हैं। यानी 47 अगेंस्ट में और 53 उनके पक्ष में। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, केवल 5-6 सांसदों का अंतर है, 5-6 वोटों का अंतर है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक तरीके से खतरे की घंटी है कि उनके देश में उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। मैंने आपको 3 रोज पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें CNN का सर्वे था और CNN के सर्वे में कहा गया था कि करीब 60% अमेरिकी वो इस जंग को चाहते ही नहीं। अमेरिका के लोग वो एक नई लड़ाई में जाना ही नहीं चाहते क्योंकि अमेरिका भी इस बात को जानता है कि जहां जहां हम लड़ाई में गए वहां पर हमारी हार हुई, हमें मुंह की खानी पड़ी। वो नई लड़ाई में नहीं जाना चाहते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई लड़ाई के अंदर पूरे अमेरिका को झोंक दिया है और न केवल झोंका है बल्कि कल मैंने आपको एक विस्तार से रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से भारी नुकसान, आर्थिक तौर पर नुकसान वो अमेरिका को हो रहा है। वहां से ईरान वो करीब करीब जो है वो ड्रोन और मिसाइल जिनका उपयोग कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा 20-20 हजार डॉलर के हैं और इधर से जो इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से वो 4-4 मिलियन डॉलर के हैं। ये एक बड़ा नुकसान जो है अमेरिका का हो रहा है। यानी 20,000 रुपए का उधर से मार रहे हैं, 4 लाख रुपए आपको मोटे तौर पर इधर से खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए घाटे का सौदा अमेरिका के लिए है। और ऐसे में अब ईरान की तरफ से कुछ बातें साफ की गई है। ईरान में थिंक टैंक के डायरेक्टर हैं, डिप्लोमेटिक हाउस के डायरेक्टर हैं हामिद रेजा, और इन्होंने कहा है कि ईरान ने 6 महीने की जंग की तैयारी कर रखी है। अमेरिकी नेवी अभी से पीछे हटने लगा है। अभी ईरान पुरानी मिसाइलें ही इस्तेमाल कर रहा है, मॉडर्न मिसाइलें तो अभी बाकी है। ये जो उनकी तरफ से कहा गया है और ये एक तरीके से मुझे लगता है कि अंडरलाइन करने वाली बात है कि अभी हम पुरानी मिसाइलों का उपयोग कर रहे हैं,
अभी नई और मॉडर्न मिसाइलें वो हमारी बाकी हैं और अभी 6 महीने की हमारी लंबी तैयारी है। 6 महीने अमेरिका नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने सीधे लड़ाई कहीं नहीं लड़ी है अभी तक। सीधी लड़ाई वो लड़ ही नहीं सकता है। और ऐसे में जब सीधे तौर पर ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर अरब देशों के अंदर हमला करके उसको सीधी लड़ाई में झोंक दिया है, तो उसके लिए या तो करो या मरो। अब बीच का रास्ता उसके पास में कोई है नहीं। जून की जंग में जिन जगहों को, हामिद रजा आगे कहते हैं कि जून की जंग में जिन जगहों को टारगेट किया गया था, इस बार ठीक वही लोकेशन टारगेट की गई है। इजराइल के पास में पुराना डेटाबेस है। अब भी इजराइल पुराने ठिकाने पर ही हमला कर रहा है, जबकि पुरानी जगहों को पहले ही खाली कर दिया गया था। अपने दफ्तर कहीं और अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब यहां पर ये बात समझिए कि आप पुरानी सिम लेकर के आज के वक्त में 5G का जहां पर नेटवर्क है वहां पर आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जहां पर पहले आपको 100 SMS मिलते थे दिन के, और वो तो आपको जो है वो 20 मिनट की कॉल फ्री मिलती थी, उस टेक्नोलॉजी से या उस डेटा से आज के वक्त के डेटा के साथ में आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इजराइल पुराना डेटा लेकर के बैठा हुआ है, पुरानी जगह पर मार कर रहा है। और इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर में हमने आपको दिखाई थी, जिसमें 3 दिन पहले इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि हमने 88 लीडर मार दिए हैं। 88 लीडर्स ईरान के मार दिए हैं। और युद्ध के अंदर बड़ा जरूरी है कि जब खबरें सामने आए तो खबरों पर थोड़ा सा रुक करके विश्वास किया जाए। 88 लीडर्स के ये कहा गया कि हमने मार दिए हैं। इस बिल्डिंग के अंदर एक बैठक हो रही थी, नए सुप्रीम लीडर को चुनने की बैठक हो रही थी, और इसमें हमने अटैक किया और पूरी बिल्डिंग उसको खत्म कर दिया। उस वक्त में भी ईरान ने इसका खंडन किया था। ईरान ने कहा था कि भाई ये पुरानी बिल्डिंग है और इस पुरानी बिल्डिंग को अब हम बैठक के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप बताइए मुझे, कहीं आपने खबर देखी हो? 3 दिन पहले जो ये खबर आई थी कि यहां पर 88 लीडर्स और जो पुरानी रिजीम है उसके जो नेता हैं उन सबको एक साथ खत्म कर दिया गया, ये कहा गया था। क्या कहीं पर वो खबर फिर से आई? क्या फिर से उस खबर को लेकर के इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पुख्ता तौर पर इसकी पुष्टि की गई? नहीं की गई। और यही बात जो है वो हामिद रजा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पुराने डेटा के साथ में पुरानी जगह के हिसाब से वो हमला कर रहे हैं, जबकि हम पुरानी जगहों को इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि खामेनेई उनकी मौत के बाद में अब ईरान बेहद चौकन्ना होकर के फूंक फूंक करके कदम रख रहा है, क्योंकि सब इस बात को जानते हैं कि अभी तो अयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद में गुस्सा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। लेकिन अगर इसके बाद में अगर बड़े टॉप कमांडर्स अगर उनको मार दिया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ईरान की सेना, ईरान की फौज, उसका मनोबल वो गिर सकता है, टूट सकता है। लोगों के अंदर दहशत फैल सकती है कि अब तो कोई नहीं बचा, कौन फैसले लेगा, कौन आगे जो है वो लड़ाई के लिए मास्टर प्लान बनाएगा, कौन लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दहशत फैल सकती है। इसलिए अब फूंक फूंक करके ईरान कदम रख रहा है और जहां पर जरूरत है केवल वहीं पर लीडर्स इकट्ठा हो रहे हैं। बाकी हर जगह पर जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि चाहे वो मिसाइलों का जखीरा हो, चाहे वो लीडर्स हो, सबको अलग अलग टुकड़े में अलग अलग जगह पर रखा जाए। और इसी रिपोर्ट में आगे हामिद रजा ने यह कहा भी है कि अयतुल्ला अली खामेनेई ने पिछली बार जो जंग हुई थी उसके अंदर कह दिया था कि आप 5-5 लोगों के नाम दे दीजिए। वो नाम किस लिए दिए गए थे? इसलिए दिए गए थे कि भैया आपकी जगह पर कौन आएगा। ये आगे मैं आपको बता रहा हूं। पिछले साल जून में 12 दिन चली जंग में हमने ज्यादा तबाही और खौफ देखा था। इस बार उतना ज्यादा नहीं है। इस बार जून के मुकाबले ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्ट्राइक के बाद में रेस्क्यू टीमें पहुंचती है। इजराइल, अमेरिका तभी हमला पहुंचा रहे हैं। देखिए यहां पर एक तरीके से कायरता उसको उजागर कर रहे हैं कि कितना कायर है अमेरिका, कितना कायर है इजराइल। इस बात को जो है वो हामिद रजा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछली बार जो जंग हुई थी, 12 रोजे की जो जंग हुई थी, उसके मुकाबले इस बार हमारा काफी कम नुकसान हो रहा है। बस इस बार नुकसान वहां हो रहा है जहां पर हमला होता है और हमले के बाद में हमारी रेस्क्यू टीम पहुंचती है। ये लोग रेस्क्यू टीम के ऊपर हमला कर देते हैं। यानी पहले एक हमला करते हैं, हमला होता है, फिर वहां पर डॉक्टर्स की टीम, सैनिक सब आते हैं उनको ले जाने के लिए,
उनको रेस्क्यू करने के लिए, फिर वहां पर दोबारा से हमला करता है। ये जो है कायरता है। पहली बात तो यह है कि युद्ध होता भी है तो युद्ध में कम से कम सैन्य ठिकानों को, या जो ऑफिस हैं, दफ्तर हैं उनको, या बंकर हैं उनको, या फिर आप यूँ कहिए कि जहाँ पर उनकी मिसाइलें रखी हैं उनको निशाना बनाया जाना चाहिए। सिविलियन को युद्ध में भी निशाना नहीं बनाया जाता है, लेकिन यहाँ तो ये लोग रेस्क्यू टीम पर, डॉक्टरों की टीम पर भी जो है वो निशाना बना रहे हैं। इससे बड़ा कायरता का सबूत और कुछ नहीं हो सकता है। अमेरिका और इजराइल ने पहले कहा था कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से हमला कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि सत्ता बदलना चाहते हैं। यानी बार बार अमेरिका और इजराइल गोल पोस्ट कर रहे हैं, उनके पास में कुछ है नहीं, और उनको लगता था कि भैया यहाँ पर विद्रोह शुरू हो जाएगा, विद्रोह शुरू हुआ नहीं, और अब जो है वो अपना बार बार मकसद जो बदल रहे हैं। जनवरी में दंगे करवाने की कोशिश थी, उससे भी कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन में दंगे खत्म हो गए। अब युद्ध के साथ साथ इजराइल और अमेरिका अपने एजेंटों के जरिए ईरान में दंगा भड़काना चाहते हैं, लेकिन अब जो है ये दंगा भड़काने वाली जो स्थिति है ये बहुत पीछे रह गई है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर अब इजराइल के अंदर कुछ किया भी गया, और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि कुर्दों के सहारे अमेरिका अब आगे बढ़ना चाहती है, कुर्दों के जरिए विद्रोह करवाना चाहती है। लेकिन अब बिल्कुल साफ है कि अगर आपने विद्रोह करने की कोशिश की, अगर कोई अब ईरान की सत्ता के खिलाफ, और जाहिर सी बात है जिस वक्त में युद्ध चल रहा है उस वक्त में उस देश के हर नागरिक का कर्तव्य यह है कि वो अपने देश की सरकार के साथ में स्टैंड करे। बुरा है, अच्छा है, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप सड़क पर उतर करके उस वक्त में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये युद्ध के समय पर हर देश में ये लागू होता है। और ऐसे में फिर से कोशिश है कि किसी तरीके से मोसाद के एजेंट्स भेज करके, CIA के एजेंट भेज करके वहां पर फिर से दंगे भड़का दी जाए। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद में जितने लोग सड़कों पर उतरे हैं, इतने लोग कभी भी निकल करके सामने नहीं आए। ये भी जो उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई जो खामेनेई को लेकर के अमेरिका की सोच थी वो बिल्कुल उल्टी पड़ी है। आज जितने लोग सड़क पर उतर करके आ रहे हैं, इससे पहले इतने लोग कभी निकल करके सामने नहीं आए थे। 12 दिन के युद्ध के बाद में खामेनेई ने हर अधिकारी को आदेश दिया था, जैसे मैंने बताया, हर अधिकारी को आदेश दिया था कि वो विकल्प के तौर पर 5 नाम तैयार रखें। अगर किसी की मौत होती है तो उसके बाद में कमान किसके पास में होगी ये साफ रहे। यानी पहले से खामेनेई वो अपना प्लान बना करके गए हैं, मास्टर प्लान दे करके गए हैं, और ये बात ईरान की फौज, ईरान के टॉप कमांडर्स, उनकी तरफ से भी कही जा रही है कि हम अभी खामेनेई साहब के बताए हुए रास्ते पर ही चल रहे हैं। खामेनेई साहब जो टास्क हमें दे करके गए थे वो टास्क पर हम काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो है वो पहले से कहा जा रहा था, और अब यही बात जो है हामिद रजा वो यहां पर कह रहे हैं। ईरान के सस्ते ड्रोन से अमेरिका इजराइल के महंगे डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो रहे हैं। उनके पास में डिफेंस के लिए सीमित संसाधन है, हर बीतते दिन के साथ में उनका डिफेंस सिस्टम कमजोर हो रहा है। यानी वही बात कि वहां से सस्ता आ रहा है और आप खर्च करने के लिए उसको खत्म करने के लिए महंगा खर्च कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर के अमेरिका को एक बड़ा आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है और इसकी कोई भरपाई भी नहीं है। और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो वो भी रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पास में हर महीने 100 मिसाइलें तैयार होती हैं, हमारे पास में 5-6 इंटरसेप्टर तैयार होते हैं। और ऐसे में जो खाड़ी के देश हैं, अरब देश हैं, वो भी रो रहे हैं इस बात को कि कल को ये जंग अगर लंबी चल गई तो हमारे पास में तो उतने इंटरसेप्टर ही नहीं है। हमारे पास में जो इंटरसेप्टर हैं वो अगले 3-4 दिनों के हैं। और ऐसे में अगर जंग लंबी चल गई तो अमेरिका के पास में जो इंटरसेप्टर हैं वो अमेरिका अपने लिए रखेगा या हमें देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं कि रातों रात इंटरसेप्टर तैयार हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और आगे इनकी तरफ से कहा गया कि ईरान तब तक युद्ध लड़ेगा जब तक इजराइल और अमेरिका वो अपनी गलती नहीं मान लेता है। यानी गलती माने, स्वीकार करे और उसके बाद में अपनी हार मानते हुए पीछे हटे, तब तक ये युद्ध लगातार जारी रहेगा।
इसके बाद में भारत को लेकर के इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी जो है एक टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का इतिहास लंबा रहा है भारत और ईरान के बीच में। हम पड़ोसी रहे हैं। भारत की मौजूदा राजनीति इजराइल की तरफ झुकी हुई है, इसे संतुलित होना चाहिए। इजराइल पिछले 2 साल से गाजा में लोगों को मार रहा है, लेकिन भारत कुछ नहीं कर रहा है। भारत सरकार और इजराइल के बीच के संबंध मजबूत बने हुए हैं। मुझे पता है कि राजनीति विचारधारा से अलग होती है, लेकिन हम इंसान हैं। हमें इंसानियत के बारे में सोचना होगा। भारत को सोचना चाहिए कि सही इतिहास किसका है। अमेरिका और इजराइल एप्स्टीन की सत्ता है। बहुत बड़ी लाइन इन्होंने कही है कि अमेरिका और इजराइल एप्स्टीन की सत्ता है, आप उनके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। भारत को गाजा और ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। हम विक्टिम हैं और खुद की रक्षा कर रहे हैं। हम पर मिलिट्री प्रेशर बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ईरान ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। यानी एक तरीके से ये बता रहे हैं कि भैया वो जुल्मी देश है, इजराइल जिसके साथ में आप खड़े हो रहे हो वो जुल्म कर रहा है, और हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया। ये हमारा इतिहास रहा है। हम आपके पड़ोसी रहे हैं, सुख दुख के साथी रहे हैं। देखिए, ईरान या कोई भी मुल्क हो, जिस वक्त में युद्ध चल रहा है तो अपने पुराने जो रिश्ते होते हैं उनको कोशिश यही होती है कि पुराने रिश्तों को फिर से जिंदा कर लिया जाए और पुराने रिश्तों को लेकर के फिर से आगे और नई ताकत से आगे बढ़ा जाए। और जब युद्ध चल रहा है, जब आपके सामने 2 दुश्मन पहले से ही हैं, तो जाहिर सी बात है वो नरेंद्र मोदी को लेकर के कोई ऐसी बात तो नहीं कहेंगे जिसकी वजह से हालात खराब हो जाएं, मामला और बिगड़ जाए। लेकिन वो कम से कम इस बात को साफ कर रहे हैं कि भाई आप इतिहास देखिए, किसका इतिहास सही है, इजराइल का सही है या हमारा सही है, और फिर उसके बाद में फैसला लीजिए। कुल मिलाकर के जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, इसके बाद में चौतरफा लगातार इसको लेकर के न केवल सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि सरकार कटघरे में भी दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार कटघरे में दिखाई दे रही है, और ईरान और इजराइल और अमेरिका, इन सब के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में ईरान की मिसाइलें वो लगातार तेल अवीव तक पहुंच रही हैं, जेरूसलम तक पहुंच रही हैं। भारी बर्बादी देखने को मिल रही है। वहां पर लोग 24-24 घंटे बंकर में रहने को मजबूर हो गए हैं। ईरान में भी नुकसान हो रहा है। ईरान में भी लगातार जो है वो मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन जो है वो आ रहे हैं, उनसे हमले हो रहे हैं, या अमेरिका वो लगातार हमले कर रहा है। लेकिन उस सबके बावजूद 6ठा दिन आज बीतने जा रहा है, लेकिन कोई कमी किसी तरीके से ईरान के हौसलों में दिखाई नहीं दे रही है। उल्टा ईरान इस बात को कह रहा है कि अभी भी हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, जैसे भी होगा, जिस भी तरीके से होगा, हम देख लेंगे। ये बात जो कही जा रही है, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि अगर वाकई ये लंबी लड़ाई चलती है, ईरान का इतिहास रहा है, ईरान लंबी लड़ाई के लिए कम से कम जो है वो तैयार भी दिखाई दे रहा है, और पहले भी एक तरीके से आप ये कहिए कि एक ट्रेलर पेश कर चुका है। अमेरिका का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा? इजराइल एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि फायदे में है, नुकसान तो असली अमेरिका का हो रहा है। इजराइल तो फायदे में इस बात को लेकर के है कि देखो भाई, ये जंग चाहे 10 दिन बाद में रुके, आज रुके, महीने बाद में रुके, 2 महीने बाद में रुके, जो नुकसान होगा वो ईरान का होगा, या जो नुकसान होगा वो अमेरिका का होगा, या जो नुकसान होगा वो अरब देशों का होगा। और हम लोग तो फिर जो है अमेरिका से मांग करके ले आएंगे, फिर अमेरिका को जो है देना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को इजराइल चाहिए। इजराइल इसलिए चाहिए क्योंकि सारे अरब देशों को कंट्रोल करना है, तो अमेरिका को इजराइल चाहिए। इजराइल को जो है वो इस वक्त में बड़ा नुकसान नहीं है, बड़ा नुकसान अमेरिका को है, बड़ा नुकसान इन अरब देशों को है। बड़ा नुकसान अमेरिका को इस लिहाज से है कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया और आज आपकी स्थिति क्या है। बड़ा नुकसान अरब देशों का इसलिए है कि आपने अमेरिका के लिए घुटने टिका दिए, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका किस तरीके से आज छोड़ करके भाग रहा है, एडवाइजरी जारी कर रहा है कि वहां से निकल जाओ, छोड़ दो, ये स्थिति जो है। तो बहरहाल लगातार मेरी नज़र बनी हुई है, और जैसे जो भी अपडेट निकल करके सामने आता है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।